उत्तर वैदिक समाज के बारे में। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन के ऊपर है, जो कि पार्ट 3 है। बच्चे ये रहने वाला है उत्तर वैदिक समाज के ऊपर, जो कि पार्ट 4 रहने वाला है। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल, जैसे कि बच्चे जानते हैं कि आप उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने पूर्ण रूप में स्थापित हुई और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य वर्ण का उद्भव ऋग्वैदिक काल में हुआ। बच्चे लेकिन सूत्रों को चौथे वर्ण के रूप में उत्तर वैदिक काल में ही स्थापित किया गया था। बच्चे आगे बात करते तो लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप नहीं देखने को मिलता या स्वरूप नहीं देखने को मिलता। बच्चे आगे बात करें तो क्योंकि पेशा जो वंशानुगत नहीं हुआ करता था, अर्थात लोग अपनी पसंद का व्यवसाय चुन सकते थे या कर सकते थे, तथा विवाह संबंधों में कोई जटिलता या कठिनाइयाँ नहीं देखने को मिलती। लोग अभी भी दूसरे वर्ण में विवाह कर सकते थे और अभी भी जाति व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ करता था। जैसे कि बच्चे कोई ब्राह्मण का लड़का है तो क्षत्रियों की लड़की से शादी कर सकता है ना, ये होता दूसरे वर्ण में विवाह कर सकते हैं। बच्चे आगे बात करें तो हालांकि वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल नहीं थी, है ना, हालांकि वर्ण व्यवस्था जो थी बहुत कठोर नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में बच्चे क्या होता है, सूत्रों का उपनिषद संस्कार क्या होता है, बंद कर दिया जाता था, जिससे क्या हुआ वो शिक्षा से या एजुकेशन से वंचित कर दिए गए। उत्तर वैदिक साहित्य में बच्चे सूत्रों को तीनों वर्णों का सेवक बताया गया। तीनों वर्णों का क्या बताया गया बच्चे, सेवक बताया गया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तर वैदिक साहित्य में बच्चे सूत्रों को तीनों वर्णों का सेवक बताया गया और उपनिषद संस्कार से उन्हें बंद कर दिया गया था। उपनिषद संस्कार उनका बंद कर दिया गया था और शिक्षा से उन्हें वंचित कर दिया गया था। किसको, सूत्रों को, ठीक है। और तीनों वर्णों को इन्हें सेवक बताया गया। किस में बताया गया बच्चे, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक साहित्य में, है ना। बच्चे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि राज्यों का जो संचालन और राज्यों की जो रक्षा करना, ये दायित्व किसका था, क्षत्रियों को हुआ करता था, यानी सैन्य कार्य क्षत्रियों का था। बच्चे बात करें तो वैश्य वर्ण, तो वैश्य वर्ण जो थे बच्चे प्रमुख उत्पादक इनका काम होता था। बच्चे वैश्य वर्ण का क्या काम होता था, उत्पादन करना या उत्पादक हुआ करते थे, यानी खेती करना, कृषि करना और उत्पादन करना, ये सब काम किसका होता था, वैश्य वर्ग का हुआ करता था या वैश्य वर्ण का हुआ करता था। इसलिए राज्यों को टैक्स देना, है ना, राज्य को टैक्स देना वैश्यों का ही दायित्व हुआ करता था। जैसे कि बच्चे वैश्य वर्ग ही राज्य को टैक्स देते थे और वैश्य वर्ग को अनिश्चय बलिकृत भी कहा गया। बच्चे क्या करता है, अनिश्चय बलिकृत क्या कहा गया। जैसे कि बच्चे अब मैं दोबारा समझाता तो वैश्य जो वर्ण हुआ करते थे, उत्पादक हुआ करते थे, खेती करते थे और उत्पादन करते थे, तो ये बच्चे राज्यों के संचालन में मदद करते थे। पता राजा को और क्षत्रियों को क्या देते थे, ये टैक्स दिया करते थे, है ना। क्षत्रिय या राजा को ये टैक्स देते थे जिससे राजा को मदद मिलती थी राज्य के संचालन में, है ना। बच्चे बात करें तो ब्राह्मण वर्ग, जो बच्चे ब्राह्मण वर्ग है ना, ये धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायित्व हुआ करते थे। क्योंकि ब्राह्मण एक अनुत्पादक वर्ग था। बच्चे अनुत्पादक वर्ग जो था, ब्राह्मण और क्षत्रिय के दोनों वर्ग जो हैं बच्चे अनुत्पादक हैं, ठीक है। इसलिए समाज में अपनी श्रेष्ठता या अपनी उच्चतम को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण वर्ग ने उत्तर वैदिक काल में जटिल यज्ञ कर्मकांडों को सर्जन किया, ताकि बच्चे जनसाधारण के मन मस्तिष्क में अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता की छाप बनाए रखें, ठीक है बच्चे। और बच्चे आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि यज्ञ अनुष्ठानों की जो संख्या थी और जो कठोरता या जटिलता थी वो बढ़ गई, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। बच्चे आगे बात करें शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। बच्चे क्या, शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। बच्चे आगे बात करें, आगे थोड़ी स्टोरी टाइप लिख रखी है, ठीक है, आराम से, ये मैंने लिख दिया है ना, बहुत आराम से समझ में आएगा आपको, ध्यान से सुनना। देखो और देखना बच्चे, देखो शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया, ये मैंने पहले बता दिया था कि क्षत्रिय टैक्स लेते थे। भाई क्षत्रियों को टैक्स कौन देता था, है ना, जो उत्पादन करते थे, खेती करते थे, कृषि करते थे। और ब्राह्मण जो है दान दक्षिणा लेते थे। क्षत्रिय टैक्स लेते थे और ब्राह्मण जो है दान दक्षिणा लेते थे। अब लेते किससे थे, वैश्य वर्ग से, है ना। ये तो दान दक्षिणा ये टैक्स वगैरह कौन दे रहा है, ब्राह्मण और क्षत्रियों को वैश्य दे रहे हैं। इससे क्षत्रियों को राज्य संचालन में तकलीफ आती थी। भाई सारा पैसा जो वैश्य वर्ग के लोग हैं वो दान दक्षिणा में ही दे देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे, सारा पैसा वहीं लुटा देंगे। तो भाई एक चीज़ बताओ, क्षत्रियों या राजा को पैसे कौन देगा टैक्स के रूप में, और जब उसको टैक्स नहीं मिलेगा राजा को तो वो राज्य का संचालन कैसे करेगा, है ना। क्योंकि जब ब्राह्मणों ने देखा कि क्षत्रिय टैक्स ले रहे हैं तो वैश्यों से तो ब्राह्मणों ने
वैश्यों से ब्राह्मणों ने क्या किया? यज्ञ कर्मकांडों की जटिलता बढ़ा दी, संख्या बढ़ा दी, ताकि वो टैक्स उधर ना जाए बल्कि हमारे पास आए। दान दक्षिणा के रूप में जितने ही ज़्यादा यज्ञ, जितने ही ज़्यादा कर्मकांड, उतने ही दान दक्षिणा। इसमें क्षत्रियों को क्या होने लगी? तकलीफ होने लगी। बच्चे महसूस हुई, क्योंकि वह राज्य संचालन करते थे कि जो अनाज टैक्स के रूप में हमारे पास आना चाहिए वो इनके पास जा रहा था, यानी ब्राह्मणों के पास जा रहा था। बच्चे आगे बात करें तो उनको राज्य संचालन में तकलीफ महसूस हुई, क्योंकि उन्हें राज्य संचालन के लिए तमाम ऐसे कार्य करने पड़ते थे। राज्य संचालन के लिए तमाम ऐसे कार्य करने पड़ते थे जो वेतन देना पड़ता था। बिना वेतन दिए राज्य संचालन नहीं हो सकता था। ये बच्चे आप जानते हैं, है ना। बच्चे जैसे युद्ध, बिना संपत्ति के युद्ध नहीं हो सकते थे, तो इसलिए क्षत्रियों को टैक्स चाहिए था, जबकि अधिक से अधिक अनाज दान दक्षिणा के माध्यम से ब्राह्मण लेने लगे थे। तो इसमें क्या हुआ बच्चे? क्षत्रियों को नुकसान होने लगा। ठीक है, उन्हें राज्य संचालन में क्या मदद नहीं होने लगी, उन्हें नुकसान होने लगा। और बच्चे आप जैसे कि आप जानते हैं, जो वैसे जो टैक्स देते थे तो राजा को या राज्य संचालन में मदद मिलती थी। ठीक है, राज्य संचालन होता था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? अतिशेष उत्पादन में दावा करने के लिए ब्राह्मणों ने क्या करा? और क्षत्रिय के मध्यम दोनों अनुत्पादक, मैंने बता दिया, ब्राह्मण जो क्षत्रिय दोनों अनुत्पादक वर्ग हैं, संघर्ष के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों ने क्या करा था बच्चे? राज्य संचालन का भार क्षत्रियों पर सौंप दिया कि भाई राज्यों का संचालन तुम करो। स्वयं प्रथम आदर्श सूचक स्थान प्राप्त किया। कैसा आदर्श? जानते कि कैसा आदर्श? बच्चे सूचक प्रथम स्थान क्षत्रियों का एक प्रमुख पुरोहित होता था, और भी बहुत सारे पुरोहित होते थे, अर्थात गुरु होते थे। क्षत्रियों के साथ साथ तमाम पुरोहित भी चलते थे। तो राज्य संचालन क्षत्रिय कर रहे हैं, और उसे दिशा निर्देश का कार्य कौन दे कर रहा है? ब्राह्मण दे रहे हैं। भाई जो उस राजा के उसमें अधिकारियों को सबसे उच्च पद हुआ करता था पुरोहित का, सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था पुरोहित का। बच्चे जो सलाह देगा राजा को, कौन देगा? पुरोहित देगा। और उस समय जो कार्य उसे दिशा निर्देश का कार्य कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहे हैं। मैं उत्तर वैदिक साहित्य में ऐसा मिलता है बच्चे। जबकि सतपर ब्राह्मणों में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। किसमें? सतपर ब्राह्मण में। बच्चे आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों से उपनिषद संस्कार छीन लिया गया था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण जो हुआ करते थे, इनका उपनिषद संस्कार होता था। इसलिए इन तीनों को समित रूप से द्विज कहा गया है। द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। बच्चे आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम स्त्रियों की दशा। बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। जैसा कि मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को बच्चे तीन बुराइयों में गिना गया है। जैसे पहले सुरा मतलब ये नशीली पदार्थ हुआ करती थी। ठीक है। दूसरा पासा, जुआ। पहला सुरा, ठीक है, इसकी निंदा की गई है ऋग्वेद में। दूसरा बच्चे पासा, जिसे जुआ बताया गया है ना। और तीसरा स्त्री, यानी स्त्री की तुलना जुआ पासे से की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में बच्चे पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में। बच्चे आगे देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में लड़कियों को अपने संस्कार बंद कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में बच्चे, ऋग्वैदिक काल में लड़कियों को अपने संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते हैं बच्चे, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? लड़कियों को अपने संस्कार बंद कर दिया जाता है। बच्चे आगे बात करते हैं व्रत आरण्यक उपनिषद में क्या होता है बच्चे? कार्की और यज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख आया। यज्ञवल्क्य ने कहा, अधिक बहस ना करो वरना गधा से तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये बच्चे वृद्ध आरण्यक उपनिषद में ऐसा उल्लेख मिलता है कार्की याज्ञवल्क्य के मध्य, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है बच्चे? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है अभी भी उतनी खराब नहीं थी जितनी सूत्रकाल में देखने को मिलती है। बच्चे सूत्रकाल में बता दो 6वीं से 30वीं शताब्दी के मध्य वो सूत्रकाल कहा जाता है। जैसे क्योंकि सतपथ ब्राह्मण बच्चे स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। क्योंकि सतपथ ब्राह्मण बच्चे किसको कहा गया है? स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। बच्चे अगर बात करें 6वीं से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात 600 BC से लेकर 300 BC के तक के काल को हम सूत्रकाल कहते हैं। यानी 600 BC से लेकर 300 BC तक के काल को हम सूत्रकाल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सूत्र साहित्य लिखे गए थे या उनकी रचना हुई थी बच्चे, उनकी रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में बात करें तो बच्चे उत्तर वैदिक काल में अपने संस्कार बंद कर दिया गया था।
और सभा समितियों में जाने से इन्हें रोका जाने लगा था। किसको? स्त्रियों का। भाई स्त्रियों को अपने संस्कार बंद कर दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, सभा और समिति में भी इन्हें जाने से रोका जाने लगा। पहले बच्चे स्त्रियाँ हुआ करती थी, वो सभा और समिति जैसे संस्थाओं में जाया करती थी और बाल विवाह होने लगा था इनका। स्त्रियों का संपत्ति का अधिकार जो स्त्रियों को पहले से ही नहीं था, भाई संपत्ति का अधिकार तो अभी भी नहीं है, तो स्त्रियों को बच्चे संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को पहले से ही नहीं था, और ना ऋग्वेद काल में था ना उत्तर वैदिक काल में इनको संपत्ति का अधिकार था। बच्चे आगे बढ़ते तो नियुक्त प्रथा। तो बच्चे नियुक्त प्रथा ऋग्वेदिक काल में भी प्रचलित रही और अभी भी उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलित रही। ऋग्वेदिक काल में भी देखने को मिलता है नियुक्त प्रथा, और उत्तर वैदिक काल में भी नियुक्त प्रथा देखने को मिलती है। बच्चे नियुक्त प्रथा में बता देते तो ऐसा होता था जैसे कि किसी कन्या या किसी स्त्री का जो पति हुआ करता था वो एक्सपायर हो गया या एक्सपायर हो गया, मर चुका है, ठीक है, तो बच्चे उस स्त्री का विवाह देवर के साथ कर दिया जाता था। लेकिन उनको जो विवाह हुआ करता था बच्चे स्थायी नहीं होता था, अस्थायी होता था। एक औलाद हो जाने के बाद जो देवर और जो स्त्री थी उसका रिश्ता तोड़ दिया जाता था, यानी उनके अंदर उनके बीच डिवोर्स करा दिया जाता था, ठीक है, एक औलाद हो जाने के बाद, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। नियुक्त प्रथा ऋग्वेदिक काल में भी प्रचलित रही और उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलित रही। सती प्रथा की बात करें, पत्ता प्रथा जैसी बुराइयों का जो जन्म होता है बच्चे मध्य काल में देखने को मिलता है, ना कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में नहीं होता है ना। कोसा, सिकता, अपाला, विषपाला ऋग्वेदिक काल की स्त्रियां मानी जाती है। कोसा, सिकता, अपाला, विषपाला ऋग्वेदिक काल की स्त्री मानी जाती है। और जो कार्के और मैत्रेयी है, कार्के और मैत्रेयी ये उत्तर वैदिक काल की स्त्री मानी जाती है। तो नमस्कार बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।